तो संविधान की जरूरत नहीं, जो वो बोल दे वही सब कुछ है। लेकिन डेमोक्रेसी में जहाँ पीपल्स का रूलिंग हो तो वहाँ तो एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है ना। बहुत पीछे बैठी हैं आप, यहाँ बैठी हैं, पीछे रखो, पीछे रखो, चलो आ जाओ। So, question is, why does a democratic country needs a constitution? Civics चैप्टर का क्या नाम है? Indian Constitution. Okay. Indian Constitution. The Indian Constitution. So why does a democratic country needs a constitution? अब जरा देखो, democratic country needs a constitution. और रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, बिकॉज इन डेमोक्रेसी पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड द लीडर माइट मिसयूज देयर पावर्स, सो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सेफगार्ड्स अगेंस्ट इट। हमने जिसको चुना कल को वही बोल दे चलो सबकी संपत्ति मेरी, तो हमें अपने अधिकारों के सेफगार्ड चाहिए कि नहीं? तो दैट लीडर कैन नॉट शुड नॉट ब्रीच इट्स पावर और मिस यूज इट्स पावर। सो इन डेमोक्रेसी पीपल चूज रिप्रेजेंटेटिव, देयर रिप्रेजेंटेटिव, दैट रिप्रेजेंटेटिव और लीडर माइट मिस यूज इट्स पावर, वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग भी कर सकता है। सो इन डेमोक्रेसी people choose their representative. These representatives या लीडर्स भी लिख सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं? माइट, ये संभव है, माइट मिस यूज their powers, so we need constitution. इसलिए हमको एक संविधान की जरूरत है कि हम उनके खिलाफ भी जा सकें। ओके, इन डेमोक्रेसी द मोर पावरफुल ग्रुप और द मेजॉरिटी ग्रुप माइट, वो क्या कर सकता है? सप्रेस द माइनॉरिटी ग्रुप, कम लोगों को। सो माइनॉरिटी को चाहिए कि हम तुम्हारे साथ रहे, हमको कुछ अधिकार लिख के दो तब तो हम रहें तुम्हारे साथ। सो इन डेमोक्रेसी क्या हो सकता है? जैसे श्रीलंका में क्या हुआ कि श्रीलंका में ये 20% तमिल है और 80% बुद्ध है, बुद्धिस्ट। तो उन्होंने कहा कि ये जो तमिल है या सिंगली हैं उनको कोई भी क्या नहीं होगा, दे विल नॉट बी इलेक्टेड। ठीक है, यहाँ देखिए, सो यहाँ पर ये कहा गया जो बुद्धिस्ट ने कि सब लोग हमारे ही पोस्ट पर होंगे, तुम में से कोई नहीं रहेगा, तुम किनारे चुपचाप बैठे रहो। संविधान नहीं था, या उन्होंने अपने संविधान ऐसा बना लिया कि इनको इनकी लैंग्वेज भी नहीं बोलने जाएगी, उनको सब बुद्धिस्ट बोला जाएगा। समझ आया? बुद्धिस्ट का दूसरा नाम क्या है बताओ? सही है, दैट इज
सिंहली, तो सिंहली लोगों ने कहा वहाँ सब सिंहली चलेगी और तमिल को ना नौकरी दी जाएगी ना उनकी लैंग्वेज तमिल में पढ़ाई में यूज़ की जाएगी, सब सिंहली करना पड़ेगा। तो फिर वो लोग वो बन गए, दैट इज टेररिस्ट लिट्टी, दैट इज लिबरेशन ऑफ टाइगर्स तमिल ईलम। तो उन्होंने वहाँ 70 साल लड़ाई चली, खूब गोलीबारी चली, जबकि 99% लिटरेसी। तो ऐसे अगर हो तो उसको कहते हैं मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट। जहाँ जो बहुत वाले लोगों का शासन हो तो उसको क्या कहेंगे, मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट। तो वो छोटे जो माइनॉरिटी की उनकी वो क्या ले सकते हैं, सारे राइट्स को क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो सकता है, मेजॉरिटी ग्रुप में सप्रेस या माइट का मतलब संभव है, सप्रेस माइनॉरिटी ग्रुप सर सप्रेस के जगह पर डोमिनेट भी है, डोमिनेट लिख सकते हो, डोमिनेट ओवर लिखना, फिर डोमिनेट लिख सकते हो, डोमिनेट ओवर माइनॉरिटी ग्रुप। सो in democracy constitution is needed, constitution is needed। और ऐसे ही more powerful persons can suppress less powerful person, जिनके पास ज़्यादा शक्तियाँ, बहुत पैसा है, वो लोग भी तो यही कर सकते हैं कि नहीं। सो जैसे अमेरिका में हुआ, तो अमेरिका में क्या हुआ कि जो वहाँ ब्लैक है वो रेड इंडियंस थे, तो रेड इंडियंस ये नॉर्थ अमेरिका है और नीचे क्या है, बोलो, अब ये यहाँ पर ये यूरोप है। इंग्लैंड वाले वहाँ गए, फिर फ्रांस ने आज़ाद कराया, ये भी हमने देखा था, लुई 16 ने आज़ादी दी। मतलब ऐसा हुआ था कि फिर पहले इंग्लैंड ने यहाँ पर वो करा, अपने कॉलोनी बनाई, फिर फ्रांस ने उनको आज़ाद करा दिया। लेकिन सब यूरोपियन बस गए, और यहाँ के जो मूल निवासी थे उनको क्या कहा जाता है, रेड। तो बोलो किसके पास ज़्यादा पैसा था, जो यूरोपियंस होंगे कि जो रेड इंडियंस। तो वहाँ पर जो 100% रेड इंडियंस थे उनको मार मार के 5% कर दिया, 95% जन्नत में चले गए। तो इस तरीके से मोर पावरफुल पीपल कैन किल, उनको क्या कर सकते हैं, या एग्जीक्यूट द लेस पावरफुल पीपल। और अब 5% है। अभी भी कुछ समय पहले तुमने देखा था एक पुलिस पैर बूट रख करके काली की गर्दन दबा रहा था, वहीं मार डाला। वहाँ पे सारी दुकानें तोड़ी गई एक एक करके। तुम अभी भी मारोगे, हम 5% बचे हुए। बात समझ में आई कि नहीं। तो वो लोग पसंद नहीं करते हैं। और पैसा किसके पास है, यूरोपियंस के पास, तो वो चाहते हैं पूरी तरीके से ख़त्म कर दें। ऐसा हो सकता है जैसे 23% पाकिस्तान में जो है नॉन मुस्लिम्स थे, अब 2% बचे, सबको मार डाला। तो इस तरीके से मोर पावरफुल, तो डेमोक्रेसी अच्छी किसे माना जाएगा, मान लीजिए जिसमें कि जो मोर पावरफुल पीपल जैसे शुड नॉट डोमिनेट ओवर लेस पावरफुल पीपल। सो मोर पावरफुल पीपल might dominate over less powerful people। डोमिनेट भी कर सकते हैं, उनको सप्रेस कर सकते हैं कि भाई तुमको कोई अधिकार नहीं मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। अब जरा देखें। सो इसलिए भी हमें चाहिए। और डोमिनेट ओवर लेस पावरफुल पीपल। और एक है कि Constitution ensures the fundamental rights of the people। अगर संविधान है तो कोई उसके खिलाफ जाएगा। जैसे गर्ल्स बोलती हैं मिस्टर पुलिस you should leave us from police station because after 6 o'clock you cannot hold any girl in police station। Okay, you please go। वो बता देगी लड़की की 6 बजे के बाद आप किसी भी लड़की को पुलिस स्टेशन में नहीं बैठा सकते हो। तो वो बोल देगी मिस्टर पुलिस लीव मी, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो छोड़ना पड़ेगा। हाँ सर कोई जेल में होगा
हैं? जेल ऐसे जैसे बैठा लेते हैं कि नहीं अभी तुमसे पूछताछ होगी तो 6 बजे के बाद नहीं बैठा सकते हो, हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार है। तो इसलिए फोर्थ चीज क्या है बताइए? इट फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल, ठीक है, ये प्रोटेक्ट करता है या गारंटी करता है, गारंटी या प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। इसलिए भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। सो अगला क्वेश्चन देखो कि व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन बुक का देखो, इसमें दिखाया गया है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल पहले एग्जीक्यूटिव था और फिर फेडरल एग्जीक्यूटिव है। सेकंड में 1990 से पहले क्या था? बिफोर। सो क्वेश्चन नंबर 2 और आफ्टर 1990 तो यहाँ एग्जीक्यूटिव पावर थी, राजतंत्र, एग्जीक्यूटिव पावर, इसको कहते हैं राजतंत्र। बहुत गरीब सा था एक चाय वाला। तो मैं जब नेपाल गया था बागडोगरा से, तो हमने कहा ये तुमने इतनी बड़ी फोटो क्यों लगा रखी है? बोले अरे ऐसे मत बोलो, ये हमारे राजा की फोटो है, तुम ठेले पे भी सब्जी बेचोगे तो राजा की फोटो रखनी पड़ती है, ऐसे मत बोलो, अभी नहीं तो मेरी दुकान तोड़ दी जाएगी। अच्छा अच्छा, बागडोगरा बिहार में, बागडोगरा तो बंगाल में है, तो बंगाल से आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो आफ्टर 1990 क्या हुआ? फेडरल एग्जीक्यूटिव हो गया। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि बहुत सारे राज्यों का संघ। तो मतलब जैसे एक सेंट्रल पावर होती है और एक स्टेट पावर, जैसे यहाँ मुख्यमंत्री है तो प्रधानमंत्री और प्रधान के नीचे बहुत सारे मुख्यमंत्री, उसको कहते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स को फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो फेडरल ये एग्जीक्यूटिव पावर, और ये क्या है? फेडरल एग्जीक्यूटिव। तो इसका मतलब है कि फेडरल होते हुए भी वो एग्जीक्यूटिव है। बोला राजा रहेंगे लेकिन नाम के राजा हैं। अब फेडरल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका क्या मतलब है? कि राज्यों का संघ। क्या भारत राज्यों का संघ है? बहुत सारे राज्य हैं और उन सबको मिलाकर सेंटर है। तो एक सेंट्रल पावर होती है फेडरल स्ट्रक्चर में, और दूसरी कौन सी होती है? स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट वो फिर 3 टियर का है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट, और जैसे पार्षद और सरपंच। तो 3 टियर का भी फेडरल होता है, हमारे यहाँ 3 टियर का। तो इसमें क्या होता है बोलो? एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट भी हो सकती है। अब छोटे कंट्री में फिर लोकल नहीं होती है, सेंट्रल और स्टेट ही होती है। कहीं 2 टियर फेडरल स्ट्रक्चर और हमारे यहाँ 3 टियर। तो और स्टेट गवर्नमेंट तो वही है। तो आज यहाँ पर कौन है यहाँ का मुख्यमंत्री? बोलो। हाँ, अशोक गहलोत। तो इस तरीके से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आर्टिकल पढ़ो 35। आर्टिकल 35 क्या कह रहा है? कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द किंगडम ऑफ नेपाल शैल बी वेस्टेड इन हिज मैजेस्टी एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सारी शक्तियाँ किसमें निहित हैं? पढ़ो, वो निकालो ना। क्या लिखा है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द किंगडम ऑफ नेपाल। ये किसके हाथ में है? मैजेस्टी एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हाथ में है। और दूसरे में क्या लिखा है? आर्टिकल 37 में क्या लिखा होता है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ नेपाल शैल बी वेस्टेड। तो वहां पर किंगडम नहीं है, वो बस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो इंडिया में भी है। क्या यहाँ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर नहीं है? वित्त मंत्री, राज्य मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्टर तो है ना, रेल मंत्री, कपड़ा मंत्री। तो क्या सारी उनके ही हाथ में शक्तियाँ होंगी? शक्तियाँ किसके हाथ में होंगी? तो अब जब ये चीज़ आ गई फेडरल स्ट्रक्चर, तो सारी शक्तियाँ किसके हाथ में आ गई? मंत्रियों के हाथ। फिर वो मैजेस्टी तो नहीं रहेगा ना, नहीं तो मैजेस्टी होता है तो योर मैजेस्टी, योर मैजेस्टी, ठीक है, मतलब कि तुम ही यहाँ के राजा हो। तो अब इन दोनों में फर्क समझ में आया? अब प्रश्न पढ़ो। सो माइट डोमिनेट,
और इसमें माइट सप्रेस, वो सप्रेस कर सकते हैं। सप्रेस का मतलब है कि उनके अधिकार ले सकते हैं। अब जरा देखो, तो अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल। पहले भी एक कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन जो राजा ने बना दिया वो कॉन्स्टिट्यूशन था। तो राजा तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को खुद ही बदल सकता है, नहीं बदल सकता है। तो अब रयान, इन दोनों में आप क्या फर्क समझते हो, बताओ। चलिए, याद एक बात हो गई। क्वेश्चन पढ़ा आपने ने रयान, तो उसमें क्या लिखा है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ किंगडम वाज एंटायरली इन हैंड्स ऑफ किंग। सो इन 1990 में क्या था, बिफोर ना लिखे, इन 1990 लिखो, 1990 में। So, executive power was given to Majesty and Council of Ministers. So in 1990 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी उसके थे। तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ किंगडम वाज, एग्जीक्यूटिव पावर यानी प्रशासनिक शक्ति, जो प्रशासन होता है ना, प्रशासनिक शक्ति किसके हाथ में निहित थी। Majesty and सो एग्जीक्यूटिव पावर वाज एंटायरली, कहा ऐसे जाता है कि मिनिस्टर्स के हाथ में, लेकिन है सब राजा के हाथ में। एंटायरली इन हैंड्स ऑफ किंग, इन हैंड्स ऑफ किंग। और जबकि बाद में क्या हुआ, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू, बाद में हुआ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, क्या 2015 लिखा है बुक में, देखो 2007 लिखा है। 2000 हमारी बुक में 2015, इसका मतलब है कि वहाँ पर और भी, और आर्टिकल 75 आ गया है। आपकी भी नई बुक है क्या? तो ये ज़्यादा लेटेस्ट है, 7 के बाद की बात हो रही है। तो दैट इज 2015। और इसमें अब इसको बदल लो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल। तो यहाँ पे अब क्या आ गया बोलो, एक और चीज लिख दी गई इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल, ये नई बुक में लिखा है। और इसमें क्या लिखा है, इसमें अब आर्टिकल 75 आ गया। अब 37 नहीं है, पुरानी बुक में 37 है, लेकिन अब इसमें क्या आ गया, आर्टिकल 75। वो क्या कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर इज एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वही चीज, बट ये है कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन इन हैंड्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो अब जरा देखो कि in 2015 executive power was in hand of council of ministers headed by prime minister। और ये क्या था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय किंग। तो यहाँ क्या लिख सकते हो, वाज, और यहाँ क्या लिख सकते हो, इन हैंड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन उसका कौन था, मिनिस्टर हेडेड बाय, उसका हेडेड कौन था, किंग। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर एंड अबाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, यानी वो किसके द्वारा बंधा हुआ था, ठीक है, मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है।
एंड दे शुड ओबे, उन्हें क्या करना था, फॉलो कॉन्स्टिट्यूशन। पहले में था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाई किंग, लिख दो, हेडेड बाई ना याद रहे, लेड बाई किंग। और यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाई प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री तो हमारे यहाँ भी है ना। सो बाई प्राइम मिनिस्टर एंड वो क्या करता है, शुड फॉलो कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करके दिखाइए। हाँ हाँ ओके, वही है। वो तो एक जैसे नहीं रहते हैं, तो आप कुछ भी लिखना। इसके अंदर तो आपको बस दो पॉइंट ही लिखना है। तो इसमें पहले प्रश्न में जरा आपको 2 पॉइंट ही लिखना है। सर हाँ, सर वो काउंसिल और उसके बाद क्या लिखता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय किंग, हेडेड बाय, समझ में आ गई बात, हेडेड बाय किंग लिख दो। एक ही बात है, दोनों में वही लाइन लिखनी है, एक में हेडेड बाय किंग है और एक में हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। सर ये नहीं करना। तो उस क्वेश्चन में हमने ये लिख दिया। सेकंड क्वेश्चन में उतना लिखने नंबर नहीं मिलेगा, थोड़ा सा और हम लिखवाते हैं। आप लोग तो उतना ही लिखो जो कर रहे हैं। द अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन, पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन था, तो अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड बाय किंग, ड्राफ्टेड बाय किंग। जैसे मान लो आते अपने घर का बनाए कॉन्स्टिट्यूशन, देखो घर में जो पैसा आएगा वो मेरे पास रहेगा और मैं ही खर्च करूंगी, वो लिखती चली जाए तो सब ऐसे करेंगे और किसी को कोई अधिकार नहीं रहेगा, सब हमसे पूछ के सोएंगे, हमसे पूछ के उठेंगे, ऐसे लिखती चली जाए। तो ऐसे में क्या वो लोगों के फुलफिल कर पाएगा इनका रिक्वायरमेंट? छोटे भाई बहन क्या इनसे असंतुष्ट नहीं हो जाएंगे, कहेंगे कि ये तो सब अपने ऊपर कर दिया। तो जो अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन वो किसने किया था? इट वाज ड्राफ्टेड बाय किंग एंड इट हैड नॉट मेट द रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल, तो इसने फुलफिल नहीं की। एंड नॉट एबल टू फुलफिल, नॉट फुलफिल, सर वो सेकंड क्वेश्चन में से वो 2015 था ना? 2015 है, लिख दिया हमने। So fulfill and not able to fulfill requirement of people. तो इसके बाद फिर क्या हुआ? Now the people fought. इसके बाद क्या हुआ? लोग सड़कों पर निकले, fought for democratic government, for democratic, और उन्होंने अपने घर से वो फोटोएं फेंक दी, बोले हमें फोटो वोटो नहीं चाहिए, उनको अधिकार देते नहीं हो और फोटो रख के हम क्या करेंगे? फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, फॉर सेवरल ईयर्स, मैनी ईयर्स तक उन्होंने ऐसा किया, फॉर मैनी ईयर्स। और फिर उसके बाद क्या हुआ? एंड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नाउ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन
was drafted by people in 2015, in which real power vested in hand of people. जिसमें जो शक्तियां थी वह लोगों के हाथों में निहित थी. मतलब उन लोगों ने लड़ाई की और लड़ने के बाद वो लोग क्या, उन्होंने नया संविधान ड्राफ्ट किया, बनाया, और उसमें जो शक्तियां थी वो राजा के हाथ में थी कि लोगों के हाथ में थी. यही चीज थी. तो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड. और कब बनाया गया? In 2015, in which the power was, real power was in which the real power was in hand of, in which real power was in hand of people. लोगों के हाथ में. इसे नोट करो. नोट नहीं कर रही, नोट करी बेटा. तो ये चीज तुम्हें लिखनी पड़ेगी सेकंड क्वेश्चन में कि पहले देखो वो तो तुमने लिख दिया कि पहले ये था, वो तो ये तो यही लिख दिया. अब क्यों जरूरत पड़ी, क्या अंतर है दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में? तो दोनों में ये अंतर है कि पहले का संविधान किसने बनाया था? राजा ने. तो जो बनाएगा तो वो अपने ही शक्ति ले लेगा, और ये लोगों के द्वारा बनाया गया, उनके रिप्रेजेंटेटिव. तो इसमें शक्तियां किसके हाथ में रहेगी? हैं? उसी में, हाँ, उसी का कंटिन्यू रहेगा. हाँ, आंसर है वही. तो मतलब तुम्हें समझ में तो आ गया ना कि क्या चीज है. तुम्हें ये समझ में आया, ये लिख दो, वो अपना समझ में आता. अच्छा, कहाँ पे? कहाँ पे लिखा गया बताओ, ठीक कर दो. 3rd लाइन में 1 2 3. ओके. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि व्हाट वुड हैपन इफ देयर इज नो restriction in power, ठीक है, ऑन पावर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. आद्य क्या होगा वो बताओ? ऑन पावर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. अगर चुनी हुई सरकारों को हमने पूरी शक्तियां दे दी तो सर वो हमारे ऊपर अत्याचार करेगी. तो हमारे ऊपर अत्याचार करेगी. हाँ, ये बात तो वो सही अपना है. माइंड खुद बना सकते हैं. कुछ भी कर सकते हैं. अगर उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा जाएगा. अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद भी कितना करप्शन कर लेते हैं, कितने लोगों को मरवा देते हैं. और अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही ना रहे तो सोचो, एक बार हमने चुन लिया तो क्या क्या कर सकते हैं. तो इन दिस केस लीडर्स, इन दिस केस लीडर्स might misuse their power. Misuse their power. अपने पावर का वे मिसयूज करेंगे. और then there will be injustice and mismanagement. लोगों के साथ अन्याय होगा. Then in this case there will be injustice and mismanagement. तो सब चीजें अस्वस्थ हो जाएंगी, कोई भरोसा उठ जाएगा. ठीक है. सो एंड अल्टीमेटली अगर मान लो कुछ उनको ये करा जाए तो डेमोक्रेसी भी कोलैप्स हो जाएगी. वो खुद ही अपने ही लिए वोट डलवा के बार बार वही जीतते रहे. जैसे PRI पार्टी मैक्सिको में थी, वो 40 साल से जीत रही थी, अपने ऊपर ही वोट डलवाती थी. और इसी तरीके से जिम्बाब्वे में जानू PF पार्टी थी, तो वो अपनी खुद ही जीतती जा रही थी, अपने वोट डलवाती थी, फर्जी वोटिंग. तो ऐसे अगर होगा, उनको सारी शक्तियाँ दे दो तो फिर क्या होगा बोलो. और सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर रख दो, बोलो तुम सब कुछ हो, तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं होगा. तो वो चीज़ सही रहेगी. एक बार एक ऐसा अध्यादेश आया था
तो मनमोहन सरकार लाई थी कि पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर कोई भी अभियोग नहीं लगा सकता है और कोई केस दाखिल नहीं कर सकता है। तो सब लोग कहने लगे ये कैसा है, ये तो बिल्कुल भ्रष्टाचार हो जाएगा। ऐसा आया था, फिर राहुल गांधी ने उसको सबके सामने पहुंच दिया, बोले ये अध्यादेश नहीं माना जाएगा। और वो जो अध्यादेश फाड़ा तो आज राहुल गांधी को 2 साल की जेल हो गई। उन्होंने बोला नहीं मोदी सरनेम का मिसयूज किया था कि सभी मोदी चोर हैं, तो आपने समझा ना कि लेकिन ऐसा होना चाहिए, नहीं तो लोग मिसयूज करेंगे पॉलिटिकल। तो थर्ड केस क्या होगा, देन देयर विल बी नो मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसका आंसर क्या है, दोनों बताओ। अरे वहां पे देखने लगते हो, देखना नहीं, बोलो अभी पढ़ रहे हो तो बताओ। हाँ बोलो, बहुत अच्छा। हाँ बोलो। सर क्वेश्चन ये है कि अगर सर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनकी पावर के सर अगर वो सर वो लिमिटेड मतलब ऐसे नहीं होगा तो सर वो अपनी पावर को क्या करेंगे, तो सर इसका आंसर होगा दे माइट मिसयूज देयर पावर। हाँ, misuse their power and in this case there would be इनजस्टिस। क्वेश्चन क्या है और आंसर क्या है। तुम तो ऐसे बोलो सर मैं तो डम्ब ठहरा, मुझे क्या मालूम, मैं तो अनपढ़ ठहरा। जो हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, अगर हम उन पे कोई भी लॉ या कुछ भी नहीं लगाएंगे तो फिर मतलब कैसा माहौल हो जाएगा। हाँ। उसका आंसर ये है कि वो अपनी पावर्स का मिसयूज करेंगे, डेमोक्रेसी होगी वो खत्म हो जाएगी और हर जगह इनजस्टिस। हाँ सॉरी, क्वेश्चन क्या है उसका आंसर क्या है। सर जो मतलब इलेक्टेड पर्सन होगा तो सर अगर हम मतलब कुछ भी सर केस नहीं कर पाएंगे तो सर मतलब वो अपनी पावर को मिसयूज कर देंगे। केस नहीं कर पाएंगे नहीं, रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा पाएंगे। ठीक, चलो नाउ अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। 4th क्वेश्चन में कह रहा है इन स्कूल देयर आर 30 टीचर्स और उसमें से 20 मेल हैं, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें माइनॉरिटी कौन है। फीमेल। राइट वन रीजन व्हाई यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू रिस्पेक्ट द व्यू ऑफ माइनॉरिटी इन ईच ऑफ द सिचुएशन। तो पहले केस में क्वेश्चन नंबर 4 में माइनॉरिटी कौन है, आर फीमेल टीचर्स। फीमेल टीचर्स माइनॉरिटी हो गई। तो अब इसके बाद क्या होगा, तो इट इज इम्पोर्टेंट टू रिस्पेक्ट द व्यू ऑफ फीमेल टीचर्स सो दैट मेल टीचर्स डू नॉट यूज देयर पावर अगेंस्ट देम। नहीं तो मेल टीचर कहेंगे नहीं अपनी ही पावर वो लगाएंगे और फीमेल के लिए कुछ नहीं रहेगा, कहेंगे नहीं पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है और फीमेल का वॉशरूम नहीं बनेगा। हम लोग का कितना कीमती पैसा होता है, ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं। तो जो ज़्यादा लोग हैं वो हमेशा क्या कर सकते हैं कि अपनी पावर का मिसयूज कर सकते हैं। तो इन दिस केस क्या होगा, मेल टीचर में मिसयूज देयर पावर एंड मे नॉट गिव एनी राइट टू फीमेल टीचर। तो और जबकि फीमेल टीचर ज़्यादा हो जाएंगी तो कहेंगे नहीं वॉशरूम में लिपस्टिक भी होनी चाहिए, सगी होनी चाहिए, और मेल बेचारा अकेले खड़ा रहेगा, कहेंगे नहीं कुछ नहीं, सब कुछ वहाँ सजने संवरने का सामान होगा। ये भी हो सकता है, तो मेल फिर सप्रेस होगा। तो ये दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। तो यहाँ इन दिस केस क्या होगा, इन दिस केस मेल टीचर टीचर्स माइट यानी संभव है misuse their powers। अगली बात देखिए। अच्छा सेकंड क्या है बताइए। अभी हमने आपको श्रीलंका में बताया था कि इन ए सिटी 5% बुद्धिस्ट हैं, ऐसे ही मान लो कहीं पर 5% बुद्धिस्ट हैं, तो कौन माइनॉरिटी में, सो बुद्धिस्ट आर इन माइनॉरिटी। सो इन दिस केस अदर religion might dominate over religion. सही है, बुद्धिस्ट्स आर इन minority, so the people in majority group might suppress them and ये हाँ dominate over them, so people of majority group might dominate over Buddhism and snatch their rights, और उनके अधिकारों को क्या कर सकते हैं, छीन सकते हैं।
सप्रेस या डोमिनेट ओवर बुद्धिस्ट। अच्छा थर्ड केस देखो, इन ए फैक्ट्री मेस फॉर ऑल एम्प्लॉयज 80% अगर वेजिटेरियन है तो वो कहेंगे कि नॉन वेज तो कभी बनेगा नहीं और अंडा कभी नहीं बटेगा, ऐसा भी हो सकता है। सो नॉन वेजिटेरियंस क्या है? नॉन वेजिटेरियन सारे माइनॉरिटी, वेजिटेरियंस आर इन माइनॉरिटी। तो अब ऐसे में क्या होगा, तो वेजिटेरियंस मे नॉट, वो क्या करेंगे, मे नॉट अलाउ टू डिस्ट्रीब्यूट एनी नॉन वेज मील आइटम्स। सो वेजिटेरियन, जो वेजिटेरियंस है विच आर इन मेजॉरिटी, इन मेजॉरिटी है, मे नॉट अलाउ to serve any non-veg meal, और ऐसा भी हो सकता है कि नॉन वेजिटेरियन ज्यादा हो वेजिटेरियन कम हो, तो वो क्या करेंगे, बोटी दिखा दिखा के खाएंगे, और वो बेचारा खा ही नहीं पाएगा। वो प्याज लहसुन भी नहीं खाता है तो उसको अंडा दिखाएंगे कि मेरे गलती से तुम्हारी प्लेट में गिर गया, बेचारा उठ के चला गया। अब जैन का देख लो, वो तो आलू भी नहीं खाते हैं, जमीन के नीचे कुछ भी उगता है वो भी नहीं खाते हैं, और इसके अलावा सूर्यास्त होने के बाद कुछ नहीं खाते हैं। तो जैन का तो बड़ा वो है, तो जैन भोजनालय अलग ही होता है। तो अब देखो जैन बर्गर्स भी मिलने लगे हैं अब जगह जगह मैकडॉनल्ड्स में। उसमें क्या होता है कि वो खाओगे तो ऐसे लगेगा खिचड़ी टाइप खा रहे हैं, तो उसमें कुछ भी नहीं होगा, कोई भी चीज़, ठीक है, ब्रेड है, कुछ भी रहेगा, प्याज भी नहीं रहेगी, कुछ ऐसी चीजें नहीं रहेंगी। सर वो बर्गर ही निकल आएगा। वो जो जमीन के नीचे कैरेट है, रेडिश है, वो कुछ भी नहीं खाता। कहते हैं उनमें कीटाणु होते हैं, हम और एक कीटाणु को भी नहीं मार सकते, इसीलिए वो मुंह पे कपड़ा पहन लगाते हैं कि हमें किसी को नहीं मारना। सो द इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 40 बिलोंग टू मोर वेल ऑफ फैमिली। अगर 50 बच्चों में 40 बहुत अमीर हैं और 10 गरीब हैं, तो 40 कार से आएंगे, 10 पैदल आते हैं। तो जो वेल ऑफ हैं दे विल सप्रेस। तो कौन माइनॉरिटी में है? दैट इज द पुअर पीपल। सो पुअर स्टूडेंट्स आर इन माइनॉरिटी। तो वो उनका फंड बना सकते हैं और उन्हें पढ़ने लिखने नहीं देंगे, ठीक है। हाँ, रिच स्टूडेंट्स might tease the poor student and may not allow to be comfortable. So rich student may dominate over, ये tease भी कर सकते हैं ना, and dominate over students। अब जरा देखिए 5th क्वेश्चन। और मान लो अगर सभी गरीब बहुत बच्चे हों, एक अमीर आ जाए और अमीर वाला बर्गर लेके आ जाए, तो गरीब उसे रोटी दिखाएंगे, देख रोटी। वो बेचारा बर्गर खाता रहेगा, रोटी को ललचाता रहेगा। अब जरा देखें, द कॉलम ऑफ लेफ्ट लिस्ट सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन और राइट 2 सेंटेंस, यानी फेडरलिज्म के बारे में 2 सेंटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फेडरलिज्म। सब पे 2 सेंटेंस लिखना है। नाउ अब देखिए कि फेडरलिज्म मीन्स मोर देन 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म संघवाद। संघ का क्या मतलब होता है कि हमारा देश बहुत राज्यों का संघ है। कभी 26 जनवरी की परेड देखी है? उत्तराखंड आएगा, कहेगा देखो मेरी पावर, मैं आ रहा हूँ रथ पे। फिर यूपी आएगा, मेरी पावर देखो। तो वहाँ सब 28 राज्य एक एक करके आएंगे और अपनी पावर दिखाएंगे और मोदी सैल्यूट करेंगे, हाँ मैं देख रहा हूँ तुम्हारी, वेरी वेल वेरी वेल। वो संघ है। तो वो जो रिपब्लिक डे परेड है, वहाँ सब राज्य पॉम्प एंड शो के साथ अपने को एग्जेजरेट करते हैं, देखो मेरी शक्तियाँ।
तुम शक्तिशाली हो। यही चीज तो होता है, और क्या होता है? तो फेडरलिज्म मीन्स मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मीन्स वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। सो इंडिया हैज 3 tier गवर्नमेंट। कौन कौन से 3 tier है? स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। सो इंडिया हैज 3 tier ऑफ गवर्नमेंट। सबसे ऊपर से चलो, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल। सेंट्रल गवर्नमेंट दिव्या कहाँ बैठता है? न्यू दिल्ली में। और यहाँ बोलो जो पूरा राजस्थान का स्टेट गवर्नमेंट कहाँ बैठता है? जयपुर बैठेगा। और जो लोकल गवर्नमेंट है वो सोजती गेट के पीछे त्रिपोलिया मार्केट है, वहाँ बैठे। म्युनिसिपल कारपोरेशन, म्युनिसिपालिटी में। सो और तीसरा क्या है? लोकल गवर्नमेंट। वो झाड़ू पोछे वाले पे राज करते हैं, जो झाड़ू लगाते हैं सड़क। तो ये फेडरलिज्म ये चीज है। ठीक है। तो ये हमें ऐसा क्यों चाहिए? बोलो डिफरेंट टियर ऑफ गवर्नमेंट सृष्टि क्यों चाहिए? हमें यहाँ पर राजस्थान में जो लोग हैं वो मारवाड़ी बोलते हैं, ठीक है, या मेवाड़ी बोलते हैं, कहो तो राजस्थानी बोलते हैं, थोड़ी बहुत भाषा में अंतर है। तो लेकिन हमें यहाँ पर अलग स्टेट गवर्नमेंट क्यों चाहिए? दिव्यांशी बोलो बोलो। हाँ। सर पहला रीजन सर, क्योंकि सर जो वहाँ की एक ही गवर्नमेंट होगी सर पूरे देश की, तो सर वो एक तो मैनेज नहीं कर पाएगी इतने सारे स्टेट को। हाँ। और दूसरा रीजन सर, जो एक स्टेट की खुद की गवर्नमेंट होगी सर, वो समझेगी कहाँ क्या है और कौन कहाँ कैसी भाषा बोलती है सर, उसे वो भाषा, और वो वहाँ के कल्चरल और जो एथनिक वैल्यूज है उसको प्रोटेक्ट करेगी। जो गहलोत सरकार है वो जानेगी कि यहाँ कैसा कैसा एथनिक है, वैसी वैसी चीज़ें बनवाएगी। और तुम सोचो कि एक ही है यूरोप को कह दो कि कहीं राज कर दे इंडिया में, तो यूरोपियन करती रहेगी। समझ में आई बात कि नहीं? तो एथनिक वैल्यू है जो तमिलनाडु की है वो वहाँ के हिसाब से एथनिक वैल्यू को देखेगी। तो इसलिए क्यों चाहिए? डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज नीडेड सो दैट द कल्चरल, linguistic and ethnic values of that area or region is protected। सेंटेंस को रिपीट करो। मतलब इसे क्विक विटेड कहते हैं कि जैसे एक बच्चा तेज होता है ना, वो रिवर्बरेट हो रहा है, हमने जो बोला वो गूंजा, उसे सोचना भी नहीं पड़ा, कह रहा अभी तो हवा में ही है, वही बोल दो, उसे सोचना नहीं पड़ता है। सो व्हाट इज द सेंटेंस? क्यों चाहिए? हाँ बोलो दिव्या, बताइए। the government need the country needs 3 tier of government because हाँ, कंट्री नीड्स 3, आयुष याद बोलो। The country needs 3 tier of government because मयंक। a country needs 3 tier government because the local government can educate प्रोटेक्ट देयर local culture and हाँ, जो भी है, यानी कल्चरल, लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज को क्या कहते हैं? लिंग्विस्टिक एंड एथनिक वैल्यूज। बोलो बेटा। फिर से सुनो। 3 tier ऑफ गवर्नमेंट इज नीडेड सो दैट, ये 2 tier भी हो सकता है। फेडरल स्ट्रक्चर इज नीडेड। मैं ये क्यों क्या कहना चाहता हूँ? फेडरल स्ट्रक्चर इज नीडेड सो दैट द कल्चरल एंड द लैंग्वेज, कल्चर एंड लैंग्वेज ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन कैन बी रिस्पेक्टेड, मतलब उसका आदर और सम्मान हो सके। तो तमिल में अगर तमिल का ही शासन होगा तो वो वहाँ सम्मान करेगा, और तमिल में तुम बंगाली को बैठा दो तो कर पाएगा? जरा बोलो फिर से। हाँ, अब जो अनमोल बोलेगा तब रिपीट करना। बोलो बेटा अनमोल। हाँ वो सर, ये 3 years इसलिए क्योंकि सर हम लोग
कि जैसे सर अगर किसी सर जैसे अगर हम लोग किसी तमिल के साथ तमिल को बिठा देंगे तो उसकी रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन सर अगर हम लोग किसी तमिल के साथ बंगाली को बिठा देंगे तो उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो समझ ही नहीं पाएगा वो क्या बोल रहे हैं, क्या हाँ। समझ रहा है। आप बोलो। Sir, country need federal structure because So that- so that they can respect their culture. So that culture and language of different regions is respected. Federal structure is needed. Federal structure is needed to respect culture and culture भी होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए and लैंग्वेज ऑफ ईच रीजन। देखो अगर मान लो ना कि तुम सोचो बंगाली को ले जाओ मणिपुर में तो वो उससे कहेंगे ये दांत वाले और सींग वाले झालर मालर पहन, ये सब हम थोड़ी ना पहनेंगे, और वहाँ का वो पहनता है चीफ मिनिस्टर, क्योंकि वो उसी से आया है तो वो पहनेगा, उसके लिए अजीब नहीं, और लोग भी कहेंगे कि ये हाँ यही तो हमारा नेता लग रहा है। और सूट बूट कोट पे चला जाए मणिपुर में तो वो उनका नेता लगेगा। तो इसलिए जो कल्चर है उसको वो प्रमोट भी करता है, ऐसा नहीं है, प्रमोट करता है, 4 लोगों के सामने बाहर भी जाएगा तो वही पहन के जाएगा, पता चलता है भाई मणिपुर से। सर एंग्लो इंडियन क्या होता है? एंग्लो इंडियन का मतलब है कि जो अंग्रेज भारत में रहेंगे तो वो एंग्लो इंडियन कहलाएंगे। जैसे ये निवेदिता, भगिनी निवेदिता जो गांधी जी के साथ थी, और सरोजिनी नायडू, और इसी तरीके से एक और कौन था, मतलब कई लोग के 4-5 लोग जो इंग्लिश थे ब्रिटिश, लेकिन वो गांधी जी के परम भक्त बन गया, उन्हीं के साथ आश्रम में सेवा करते थे। और सर एंग्लो मराठा, एंग्लो वो मराठी सीख जाए, जो इंडिया में रह जाए। इंडिया के अंदर तो बहुत रीजन है, तो मराठा बोलने की जरूरत नहीं, इंडिया में रह गया तो इंडियन है, फिर चाहे भला बंगाली बने चाहे मराठी बने, और सीखता रहे, ठीक है। और जो यहाँ के बाहर चले जाएं वो NRI हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन। और बाहर का अगर इंग्लिश आ जाए तो एंग्लो इंडियन, और अगर फ्रांस से आ जाए तो फ्रैंको इंडियन, और मतलब अगर कहीं से आ जाए रशिया से तो रशियो इंडियन, ऐसा जहाँ का आएगा वही तो बोलोगे, किस से आएगा तभी तो एंग्लो बोलोगे। अब देखिए फेडरलिज्म के बाद क्या है, ओके, दैट इज सेपरेशन, का सबकी सेपरेट पावर होनी चाहिए, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव सेपरेशन ऑफ पावर्स। सो यानी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, सो डेमोक्रेसी हैज 3 पिलर्स, ऐसा कुछ नहीं लिखा है क्या लेजिस्लेटिव, यही बात। तो देख लो तुम्हें क्या बताया गया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है क्या, और ये क्या है स्टेट गवर्नमेंट, और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी 3 हैं, एक है एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, न्यायपालिका कार्यपालिका, ये सॉरी विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। जो कानून बनाए उसे क्या कहेंगे, विधायिका। विधि का मतलब कानून, और विधि से बनाए संविधान, और विधाता जो सबसे बड़ा कानून बनाने वाला, विधाता। और विधि का मतलब विधि ने तेरी कथा लिखी है, आंसू में कलम डुबोए, तेरा दर्द न जाने कोई, पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोई। तो विधि का मतलब कानून, और विधाता ठीक है कि नहीं, वो कानून बनाने वाला। तो विधायिका जो कानून बनाए उसको क्या कहेंगे, अब विधान का मतलब प्रभु का विधान जान हानि लाभ सही, ये सीताराम सीताराम तो प्रभु का विधान का क्या मतलब हो गया, कानून, ठीक है कि नहीं। तो विधान, और फिर सारे जिस विधान में सब लोग समान हो तो क्या उसे संविधान कहेंगे,
या कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, जिसमें सब लोग समान हो, तब क्या कहेंगे? संविधान। तो संविधान का क्या मतलब है? और उसी से बन गया संविधान। अच्छा, ये कानून बनाता है, फिर एग्जीक्यूटिव कौन है? जो कार्य लागू करता है कि भाई इसको मानो सब लोग, पालिका। और फिर ये क्या है? न्यायपालिका। अगर जो कानून ना माने उसको सजा देता है। मान लो इन्होंने कानून बनाया कि 2000 के नोट बैन है, तो अब सब लोग लग जाएंगे, बैंक वाले लग जाएंगे, पुलिस लग जाएंगे, तुम्हारे स्कूल के टीचर भी लग जाएंगे घर के बाहर टेबल लगा के, हाँ लाओ 2000 नोट, लो 200 का नोट। तो इसमें कौन कौन आएगा? केवी के टीचर्स, एक स्टेट टीचर्स हैं, केवी के टीचर आ जाएंगे जिनको केंद्र से पैसा मिलता, सेंट्रल गवर्नमेंट के टीचर। समझ में आई बात कि नहीं? एक स्टेट गवर्नमेंट के। यहाँ ऐसे छोटे छोटे स्कूल, प्राइमरी स्कूल भी हैं जो स्टेट गवर्नमेंट रन करती है, वहाँ राजस्थानी पढ़ाई जाती है, मालूम है कि नहीं? हर एक स्टेट में होते हैं छोटे छोटे, जिसमें 5वीं तक के बच्चे पढ़ते हों। समझ में आ गई बात? तो ये क्या करेगा बोलो? कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करेगा। और ये मान लीजिए अगर किसी के पास फिर भी 2000 निकला है, चलो जेल। तो ये चीज़ है। अच्छा, ये जो लेजिस्लेटिव है सेंट्रल लेवल पर, इसका हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। ये कहाँ बैठती है? न्यू दिल्ली में। इसका नाम क्या है? पार्लियामेंट। संसद में बैठेगी। ये कहाँ बैठती है? तो गोल बिल्डिंग तुमने देखी है संसद में ऐसे, और उसमें पिलर बने हुए हैं, तो ये पार्लियामेंट है। अच्छा, इसमें क्या IAS अफसर होगा? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अफसर। और इसके अलावा कौन होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। IAS अफसर ही कलेक्टर बनेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जगह जगह का, जोधपुर का वो यही बनेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और ये कौन, इसका हेड कौन है? CJI कौन है आजकल? सही कह रहे हो, तुम्हें तो पूरा मालूम है। जस्टिस चंद्रचूड़, चंद्रचूड़, जस्टिस चंद्रचूड़ है। बात समझ में आ गई? अच्छा, ये तो दिल्ली में बैठेगा। इसके 3 कौन से टीयर हैं? बोलो। चलो, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। अच्छा, इस कोर्ट का दिव्या क्या नाम है? सही है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अच्छा, इसका नाम क्या है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के मेंबर्स को क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP। इसका नाम है पार्लियामेंट। और इसके देख लो, इसका नाम क्या है? संसद। और संसद में कौन बैठेगा? सांसद। कौन बैठेगा? इसको कहेंगे पार्लियामेंट। और जो इसके सदस्यों को क्या कहेंगे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा, ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो भारत में 5 साल में एक बार जनरल इलेक्शन होते हैं, और जो पूरे जोधपुर से एक चुना जाएगा वो कहाँ जाके बैठेगा? जयपुर में जाके बैठेगा कि दिल्ली? दिल्ली। हर शहर से। भारत में कुल कितने शहर हैं? 543। और उन सिटीज से एक शहर से एक चुन के यहाँ जाकर बैठ जाएगा। कहेगा जोधपुर के लिए ट्रेन चलाओ, वो कहेगा बरेली के लिए ट्रेन चलाओ, वो कहेगा हमारे यहाँ जलपाईगुड़ी के लिए ट्रेन चलाओ। तो सब अलग अलग बैठेंगे कि नहीं? ये आ गया। अच्छा, ये मुझे बताइए, इसके लिए जो इलेक्शंस होते हैं उनका क्या नाम है? क्या वो जनरल इलेक्शन है कि आम चुनाव? आम चुनाव। लो, इन्होंने कह दिया। हाँ, इन्होंने कहा दोनों का एक ही मतलब है। इसके लिए जो इलेक्शंस होते हैं उनको क्या कहते हैं? जनरल। पूरे देश में क्या एक साथ होंगे? तभी तो देश का प्रधानमंत्री चुना जाएगा। और सांसदों का नेता कौन है? बोलो। लीडर, PM। और PM कौन है? नरेंद्र दामोदर मोदी। और ये कौन है? बोलो। दैट इज जनरल इलेक्शन का दूसरा नाम इन्होंने क्या बताया? अभी बताया, आम चुनाव, है ना? मतलब आपको याद है जो ये बोल रहे हैं, बहुत तेज हैं आप।
ये तो खुद ही आती। वो खुद भूल गया बोलने के बाद, तुम्हें याद रहा नहीं? अच्छा, इसको क्या कहेंगे बोलो? स्टेट में भी अब होगा, चीफ मिनिस्टर के लिए जो इलेक्शन होंगे उसे क्या कहेंगे? असेंबली इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, असेंबली इलेक्शंस, लोकल इलेक्शंस। तो बोलो ये कैसा इलेक्शन है? स्टेट वाइज होता है, सर एक स्टेट से चुना जाता है। देख लो, असेंबली इलेक्शन। और जो यहाँ पर बैठेगा, यहाँ भी तो एक बिल्डिंग होगी विधानसभा, उसको कहेंगे असेंबली हाउस। क्या कहेंगे? असेंबली हाउस। उसका जो नेता होगा क्या? लो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो उसको क्या कहेंगे? तो ये है असेंबली। अब इसको कहेंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यह विधि का मतलब कानून, वो विधाता है। और इसे क्या कहेंगे? बता दिया, विधायक। हर चीज इन्हें मालूम है। कह रहे विधि से है तो विधायक हुआ, बात समझ आई? तो विधायक, तो विधायक बड़ा है कि सांसद? देखो, ये राजस्थान है और यहाँ पे है जोधपुर। तो पूरे जोधपुर से जो चुना गया वो कौन है? क्या वो एमपी है? और जोधपुर में 10 हिस्से कर दो, तो 10 हिस्से कर दिए। अब इनमें से ये सरदारपुरा है, ये क्या है? सरदारपुरा कोई गया है? Yes, sir. बड़ी मार्केट है, तो उसमें अलग अलग से जो चुना जाएगा वो क्या होगा? एमएलए। और यहाँ अगर पूरे जोधपुर से, ये क्या है? पूरा पूरा राजस्थान। अगर जो जोधपुर से चुना गया है, पूरे जोधपुर से, क्या वो प्रधानमंत्री बन सकता है? एमपी, क्योंकि इन्हीं में से तो किसी को प्रधानमंत्री बनना है, एमपी में से। और अब ये बताओ, सरदारपुरा से कौन एमएलए चुना गया है? हाँ, अब वो देखो चीफ मिनिस्टर बन गए, यहीं के हैं। जब यहाँ आते हैं तो खूब सरदारपुरा सच धज जाता है। आपका आपके गृह नगर में स्वागत है मुख्यमंत्री, कहते हैं कि नहीं? तो बोलो, सरदारपुरा से कौन चुना गया? एमएलए। ऐसे सब जगह से चुनेगा, जोधपुर में 10 जगह से। और भी पूरे यहाँ 33 स्टेट हैं और हर जगह से 10 चुने गए। तो बोलो यहाँ कितने लोग बैठेंगे? 33 into 10, सर 330। सही है, समझ? एक शहर से 10, तो 33 शहर से कितने? 330। वो कहाँ बैठेंगे? जयपुर में। राजस्थान की राजधानी क्या है? तो जयपुर में है ये। तो इन्हें क्या कहेंगे बोलो? MLA। और एमएलए के लीडर को क्या कहेंगे? चीफ मिनिस्टर। एमपी के लीडर को क्या कहेंगे? तो एमएलए के लीडर को क्या कहेंगे? लीडर को कहेंगे चीफ मिनिस्टर। बोलो, बात समझ आ गई? अच्छा, ये जो है इसने कुछ कानून बनाया राज्य के लिए कि भाई सबको जो है, जो यहाँ पर जाएंगे राम देवरा घोड़ा ले लेके उनको खूब पानी पिलाया जाए, कानून बना दिया। और शरबत पिलाया जाए, ऐसा कानून है। तो यहाँ पर उसको पालन कौन करवाएगा? ये सही बताना है। तो IAS और IPS यहाँ रहेगा, इंडियन पुलिस सर्विसेज। ये देखो, RAS, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। राजस्थान का अलग चुनाव है। जैसे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ना, सिविल सर्विसेज जो बहुत बड़े बड़े होते हैं उनको क्या कहते हैं? लाखों रुपए महीने का मिलता है। कहते हैं कि हमें तो IAS बनना है, हमारी बिटिया IAS बनेगी। वैसे ही RAS, अगर तुमने राज्य में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पाई और गुजरात हुआ तो लो, और मान लो MP हुआ MPAS, MPAS, और महाराष्ट्र हुआ तो MAS। समझ में आया? तो उत्तरांचल हुआ तो UAS, सबके जगह जगह के नाम से। तो ऐसे RAS का मतलब है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और पुलिस भी यहीं की है। पुलिस किसके हाथ में? और साथ में जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। अच्छा, ये बताओ ज्यूडिशरी, तो ज्यूडिशरी में यहाँ कौन आएगा? हाई कोर्ट। कौन आएगा? हाई कोर्ट कहाँ है? जोधपुर है। सलमान खान कहाँ आता है? उसने हिरन मारा था। सर यही की तो जेल में है। हाँ, यही आसाराम बापू भी बंद है, यही बगल ही में तो है। अब ये देखो, तो हाई कोर्ट जोधपुर में है। अब इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट में कौन कौन चुना जाता है? देखो, सरपंच। इनको कानून बनाने का अधिकार नहीं है, बस इन सरपंच भी हो सकता है या पार्षद।
यहाँ इसी जोधपुर के 80 टुकड़े कर दो। तो अब छोटी छोटी जगह से इन 4 गलियों से गोल्फ कोर्स कॉलोनी, ये 4 चौराहे, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, 80 टुकड़े कर दो या 100 टुकड़े। तब उनसे क्या चुना जाएगा जो बता नहीं। हर चीज मुझे मालूम है, यॉइंग कर लिया इन्होंने, बता दिया, जमाई भी ले लिया होती है, बोली पार्षद। देखो चीजें मालूम है तो आदमी सो भी सकता है, कैसे इनको इतना पता। बोली सर सरपंच तो गांव से चुना जाता है, शहरों से सरपंच चुनोगे, ये होता है मानसिक, इसको कहते हैं मानसिक। मतलब मन देखो कितना तेज है इनका। तो इन्होंने कैसे बताया, बोला गांवों में सरपंच चुनो और शहरों में पार्षद या वार्ड मेंबर। तो अगर इसी जोधपुर के 100 टुकड़े कर दिए, 100 तो 100 क्या होंगे, पार्षद। वो कहाँ बैठेंगे, इन्होंने त्रिपोलिया मार्केट में सोस्ती गेट के पीछे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वहीं बैठते हैं, तो वहाँ सब बैठ जाते हैं। तो वो पार्षद होते हैं। सरपंच ही होगा या क्या होगा, पार्षद। तो इनका हेड कौन होगा, सरपंच का हेड कौन है, ग्राम प्रधान, और इसका हेड मेयर। मेयर, इसका हेड कौन है बोलो, हेड है मेयर। और इसका हेड कौन है, ग्राम प्रधान। अब जरा देखो, एक लोकल गवर्नमेंट में तो ये हो गया, और दूसरा अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने पूछा था सर, और इन्होंने भी पूछा था कि कलेक्टर बोला था कि नहीं, बोला सर आपने लोकल के लिए तो ये नहीं बताया ना कि जो डीएम होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जुडिशरी के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो आईएएस होगा। जो यहाँ इनके अंडर में काम कर रहा है उसको बोलेंगे जाओ जोधपुर की कमान तुम्हारे अंडर में है। तो फिर बोलेंगी आयुषी सर डीएम ने पास किया है ऑर्डर, 10 दिन की छुट्टी है, प्रिंसिपल के पास बोलेंगे मजाक बात है, छुट्टी करो। डीएम बोल दे बैंक की 2 दिन की छुट्टी, इसकी 2 दिन की छुट्टी है डीएम के। और जब यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी, कितना बड़ा घर है ये आईआईटी के पीछे, जिला अधिकारी का हम लोग जहाँ पे देखते हैं, जिला कुत्ते कितने खतरनाक हैं, देखते हैं कि नहीं हम लोग, जिला अधिकारी। तो ये आ जाए और मेयर, तो टशन हो जाती है, उसको ज्यादा सम्मान दे दिया, और हम झाड़ू पोछा वालों के हैं तो हमें कम सम्मान दिया। यस सर, झाड़ू लेके वो खड़ा हो जाएगा, सब झाड़ू वालों की परेड होगी। झाड़ू वाले पार्षद के सामने परेड करेंगे कि मेरे 50 झाड़ू वाले कहाँ हैं, यस सर, ओके झाड़ू डाउन, फिर कहेंगे जाओ झाड़ू लगाओ। ये सब पार्षद के अंदर है। अब पार्षद का नेता कौन है, ये समझी नहीं पा रहे। पार्षद का नेता, सरपंच का नेता ग्राम प्रधान, एमएलए का नेता, एक और जमाई ले लो, एमएलए का नेता, एमपी का नेता। देखो बीच में नहीं बोलो, थोड़ा पता तो चले इनके बारे में कुछ। सरपंच का नेता, बहुत अच्छा। अच्छा, पार्षद का नेता और एमएलए का नेता, सीएम। एमएलए कहाँ बैठते हैं, असेंबली हाउस, वो कहाँ होता है, स्टेट कैपिटल। बहुत अच्छा। एमपी कहाँ बैठते हैं, पार्लियामेंट, वो कहाँ है, दिल्ली में। अच्छा ये बताओ पार्षद कहाँ बैठते हैं, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर महापालिका, कहाँ बैठते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। थोड़ी बात समझ आ गई, कहाँ बैठेंगे, वो पूरे जोधपुर में सब साफ सफाई करेंगे, तो ये बैठते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अच्छा, किसी भी टीयर ऑफ गवर्नमेंट के 3 पिलर्स कौन कौन से हैं, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है। वाई सेपरेशन ऑफ पावर इज नीडेड। अब क्वेश्चन आ गया, अब आपने सब समझ लिया कि किसी भी इस जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट के 3 पिलर्स कौन से हैं, गवर्नमेंट के 3 पिलर कौन है, स्तंभ। Legislative. Now let us come to the main question that इसको लिख लें, they sit, ये कहाँ बैठते हैं, ये बैठेंगे 6 इन ग्राम परिषद। कहाँ बैठते हैं, ग्राम परिषद। परिषद। और ये कहाँ बैठेंगे,
म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। आप समझ लीजिए, आपने 9th और 10th के भी 2 चैप्टर पढ़ लिए इसका। यही है, यही नहीं समझ में आता लोगों को, तो 9th 10th के चैप्टर सिविक्स इतनी ही है, इसी में सब आ जाता है। समझ में आगे बात आपको कि 3 टियर गवर्नमेंट कैसे हैं, तो ये अलग अलग टियर हैं, इसी को फेडरल कहते हैं। 3 टियर को क्या कहेंगे? फेडरल स्टेट। और ऐसे है तो सेपरेशन ऑफ पावर। तो अब चलो लिखो सेपरेशन ऑफ पावर। So why separation of, so at each tier of government power is distributed among its 3 tiers, 3 pillars. So power is distributed, किसमें पावर है? Is distributed among legislative, judiciary and executive. ठीक है? Legislative, executive and judiciary. No one can take power of others. इसमें से ये नहीं है कि ये इसकी पावर ले ले, ये इसकी पावर ले, सबकी अलग है। नेक्स्ट देखिए, सो देयर पावर्स आर रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन। उनकी पावर किसमें लिखी गई है? रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट देखो फंडामेंटल राइट्स। शौर्य बोलो 2 लाइन। शौर्य बोलो। आप बहुत शाई नेचर के हैं, मुझे शर्मीले स्वभाव के लगते हैं। आप बोलो रेहान। फंडामेंटल राइट्स की डिफिनेशन बोलो, तो फिर आगे तो बोलना 6 टाइम तो बताई दोगे। सो द राइट्स विच गारंटीज द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट स्टेट एज वेल एज, ठीक है, जो गारंटी करें the rights which are written in constitution and guarantee the protection of rights of individual. देखो, वे अधिकार, the rights which protects us, वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं from misuse of power of elected representative। वो हमें किससे सुरक्षा देते हैं? हमारे ही अधिकारी। हम किसी को बॉस बनाए, कल को हमें ही मारने लग जाए। सो विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, ठीक है, मिसयूज ऑफ पावर बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अब आगे रयान की बात, जैसा उन्होंने बताया, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। So these are guarantee rights against majority. They also protect rights of minority. ठीक है? वे और क्या करते हैं? Protects rights of minority. जैसे मान लो एक किराए का मकान ले लें, तो उसने बोला मुझे किराया दे दो, मेरा नाम रैयान है। तो उसने कहा नहीं, हम लोग मुस्लिम को नहीं देते हैं, हमारे अंडा नहीं खाया जाता। उसने टेप से नोट कर लिया, फ़ोन चालू था, पुलिस को दिखा दिया, देखो मेरा मुस्लिम को नहीं देते हैं। अगले दिन जजमेंट आ गया, 2.5 लाख रुपए दो इसको। 2.5 लाख देना पड़ा उस मकान में। ये होता है, अगर तुमने सबूत दे दिया, देखो हमको नहीं दे रहा है, और रैयान 4 घर में जाएगा, 10 लाख का मालिक हो जाएगा। समझ आई बात कि नहीं? तो कोई किसी को ये नहीं कह सकता नहीं हम गर्ल्स को नहीं अलाउ करते हैं। अच्छा, और टेप चला लो, कह गर्ल्स को नहीं देते हैं, पाओ पैसा। चलो
अब जरा देखो, सो फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं? अच्छा, these are right to equality, ये अलग से भी इम्पोर्टेंट है। इक्वलिटी, ऑल आर इक्वल in front of law irrespective of gender, religion, caste, region। इस चीज को क्या कहते हैं? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, ऑल आर इक्वल। अब सेकंड देखो, सेकंड इज राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, नो वन कैन टेक द फ्रीडम ऑफ एनीबडी। पहले बंधुआ मजदूर चलते थे, तुम्हारे पापा ने लिया था हमसे 50,000, चलो पूरी जिंदगी हमारे यहाँ काम करो, खाने को 2 रोटी दे देंगे, बांध के रख लिया मजदूर। अच्छा काम कर लेना तो गले में पट्टा बंधवा लेना, या फिर ऐसे ऐसे करते रहना, तो वो होता बंधुआ मजदूर। कोई कुछ नहीं देते थे। तो फिर ये राइट टू फ्रीडम जब आया तब उनको छोड़ दिया, बोला पट्टा काटो, आजाद छोड़ो। दैट इज आजादी का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अच्छा, अब ये बोलो, ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, इसकी हिंदी क्या है? राइट अगेंस्ट बोलो, बताइए। हाँ, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध, मतलब किसी का भी शोषण हो सकता है, अधिकार। मान लीजिए कहीं पर क्या है, किसी का मजाक उड़ाया जाए, बोले नहीं सब लोग चले जाओ, अच्छा पलक तुमको 10 बजे तक बैठना, काम करती रहो, गरीब घर से आए तो बैठने दो इनको, ये शोषण होता है सब। अच्छा सब लोग जाओ, खाना खाओ, टाइम हो गया, पलक बैठी रहो, खाना वाना नहीं मिलेगा, रात को खाना, काम करने आती हो कि खाना खाने आती हो, इसको कहते हैं कि एक्सप्लॉइटेशन। या छोटे बच्चों से बीड़ी बनवा रहे हैं, चाइल्ड लेबर, है ना। तो अगर आपको ये लगता है कि आपके साथ कहीं पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो आप उसको कहेंगे हमें एक्सप्लॉइट करना। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब है कि दैट इज हमें जितना काम सबसे लेना चाहिए उतना ही तो उनसे भी लेना चाहिए, बट लेकिन वो किसी न किसी के तरीके से हमारे साथ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, हमको वो मार्जिनलाइज कर रहे हैं, हाशिए पे डाल दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं आई एम गेटिंग एक्सप्लॉइटेड, तो उस फर्म को बहुत भारी जुर्माना देना पड़ेगा, यह तो बंद हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्या हो सकता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हम कोई सभी रिलीजन को कर सकते हैं। आप अपने फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अपने धर्म में स्वतंत्र हैं, जो अपने आस्था है, जहाँ जिसको जाना है वहाँ जो जा रहे हैं। राइट टू फ्रीडम इस तरीके से नहीं है कि वहाँ पर सऊदी अरब में तुम्हारे फ़ोन में शंकर जी की फ़ोटो, चलो 10 साल जेल के अंदर। तुम अपने फ़ोन में तुम्हारे में अगर आ गई भगवान की फ़ोटो, गए 10 साल के अंदर। ऐसा चलता है। जरा सा कहीं किसी ने अगर अपने घर में मूर्ति रख ली तो सऊदी अरब में, तब तो उसकी खैर ही नहीं, पूरा परिवार चलो अंदर। भगवान की मूर्ति कैसे इस्लामिक देश मतलब कट्टर, हाँ वहाँ शरिया कानून है, फिर नहीं कुछ कर सकते। और अगर जरा सा एक बाल दिख गया ईरान में, गला काटो इस ईरानी लड़की का, काट दो, काट दिया, फिर अब देखो सैकड़ों औरतें बाहर निकल रही कि क्यों, एक बाल ही तो दिखा था, पुलिस ने गला काट दिया। तो सर जब घूमने जाएंगे उधर उनको भी वैसे ही रहना पड़ेगा। सब कुछ मतलब मुस्लिम वहाँ पर लॉ लागू होता है, तो मुस्लिम लॉ, और वहाँ पे कहीं अगर इतना अंगूठा दिख गया किसी स्त्री का तो 100 कोड़े। अफगानिस्तान में तो ऐसा कानून, सब ये बांध के रखो। घूमने फिरने ऐसी जगहों पर जो जाता है तो सब ऐसे ही है, फर्जीवाड़ा है। कुछ जगहों पे आज़ादी दी गई है और कुछ जगहों पे नहीं दी गई। कई जगहों पे आज़ादी भी, ऐसा नहीं दुबई में खूब आज़ादी है तो कहीं, लेकिन फिर भी रिलीजन के मामले में सख्ती है। रिलीजन ऐसे आप नहीं अपना नहीं कर सकते, ठीक है नहीं। लेकिन अभी मोदी ने जाके कहीं कहीं पर अपने रिलीजन के कुछ बुद्धिस्ट और कुछ ऐसे खुलवाएं कि नहीं इनको भी थोड़ा दो, हम तुमसे लाखों करोड़ों का तेल लेते हैं, कुछ तो करो हमारे लिए। हाँ हाँ क्यों नहीं करेंगे, अब उनको व्यापार कहा गया कि भारत हमसे तेल नहीं लेगा, हम नहीं करेंगे, तो थोड़ा कर दिया। तो लेकिन अब बोलो इंडिया बेटर है कि वो?
यहाँ पे तुम सुबह मस्जिद जाओ, दोपहर मंदिर जाओ, शाम को गुरुद्वारा जाओ, तुमसे कोई कोई पूछ ही नहीं रहा है। दिन भर घूमते रहो, जहाँ बोलो अच्छा भंडारा चल रहा है, मुफ्त में पूड़ी बट रही है, हम भी खड़े होते हैं, लाओ पूड़ी, होता है कि नहीं? वो कोई नहीं पूछता कि तुम कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, घूमते रहो, जहाँ प्रसाद मिले वहाँ चले जाओ, खाओ पियो, होता है। तो ये चीज़ है फ्रीडम टू रिलीजन। तो इसका क्या मतलब है? यहाँ सबको क्या अपने धर्म की आज़ादी है। तो ये धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। चीन में भी ऐसा नहीं है, चीन में तो जंगल भी छोड़ देंगे। अधिकार वहाँ पर मुस्लिम्स पे बहुत अत्याचार है, उइगर मुस्लिम्स पे। तो कुछ को लाखों मुस्लिम को जेल में बंद करके रखा, सर कुछ सिर्फ पैजामा पहना। अब कोई कपड़ा नहीं, कोड़े मारते हो, पूरी जिंदगी ऐसे ही बैठे रहते हैं, उनको पकड़ पकड़ के बंद करते जाते हैं। सर चीन में कौन सा रिलीजन चलता है? चीन में उनका अपना बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट को मान्यता देते हैं। लेकिन उनका वो इतना बड़ा कंट्री है, उसके यहाँ से कुछ बाहर निकलता नहीं ना समाचार, तो उससे कोई जानते ही नहीं उसके बारे में। तो सर मुस्लिम रह ही नहीं सकते उधर। मुस्लिम अगर रहेंगे तो उनको बहुत इतना रिस्ट्रिक्शन है कि तुम्हें अपने धर्म का चोरी छिपे पालन करना, जैसे मतलब सब देश का है। और जापान ने तो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, वहाँ पर एक भी मुस्लिम नहीं रह गया, वो बोला नहीं रह सकते। तो सब जगह अलग अलग है, लेकिन भारत में क्या है, जो जैसा है वैसा ही है, वैसा अपना रहो, है कि नहीं? सुबह ये ओम ओम कहें, शाम को अल्लाह अल्लाह, और दोपहर में ओम सत्य गुरु नाम भी बोल सकते हैं। कोई बोलेगा इनको, जो मर्जी सो बोलो। पर बाहर के देश में क्या तो होता है? हमें आज़ादी, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है आदमी के लिए? आज़ादी। आज़ादी, धर्म की आज़ादी, बोलने की आज़ादी। चौराहे पे खड़े होकर मोदी को गाली देते कौन बोलेगा? और वही चीज़ तुम चीन में करके दिखाओ। मान लो तुमने वहाँ पर किसी को या शी जिनपिंग को गाली दे के बोल के दिखाओ जरा सा, वो जो वहाँ की रेड आर्मी है ना, वो तुमको पकड़ के इतना मारेगी, कुछ भी नहीं बोल सकते तो किसी कुछ है। बात की। रशिया में नहीं बोल सकते। तो अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा मदर ऑफ डेमोक्रेसी किसको कहा गया है? इंडिया। तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी। अगला देखो कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। नेक्स्ट क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। सबको 12वीं तक, 12 तक सब लोग पढ़ो। मोदी सरकार ने मुफ्त शिक्षा कर रखी है। आपके यहाँ जैसे है तो पैसा मिल जाता है पापा लोगों को, लेकिन वैसे भी एजुकेशनल राइट में क्या है कि सब फ्री किताबें, फ्री कपड़े, जो राज्य सरकारें हैं ना उन पर। और कल्चरल राइट, जैसे ब्रिटिश में स्कॉटलैंड मिक्स हुआ तो स्कॉटलैंड वाले फ्रॉक पहनते थे और बड़ी टोपी लगाते थे और बैक पाइपर बजाते थे, तो उन लोगों ने हंसी उड़ाई, ये क्या ड्रेस है, मजाक बना के रख दिया। वो लोग जबकि मिक्स हो गए थे, एक साथ उन्होंने अपना कंट्री बनाया और फिर उनको पहनने नहीं दिया, उनका कल्चर बंद कर दिया, सप्रेस कर दिया। तो लड़के भी फ्रॉक पहनते थे। हाँ, वहाँ सब फ्रॉक पहनते हैं रेड कलर की, बहुत घेर रहा। तो कुछ तो स्कूल में तो लड़के भी लड़कियों की ड्रेस पहन के आते हाँ थे। ठीक है। तो अब जरा देखो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है कि नहीं? अगर मान लो अनमोल भारत माता का किरदार निभाए, कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, तो कल्चरल राइट भी है, तुम्हारी जो मर्जी सो पहनो भारत में। गुजराती गुजराती कपड़े पहनते हैं, बंगाली बंगाली, कोई रोकता है किसी को? तो इस तरीके से तुम्हें अपने कल्चर को पूरी तरीके से मानने का अधिकार है। अब नेक्स्ट देखो, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, यानी इनमें से कोई अगर तुम्हारा अधिकार से तुमको डिप्राइव करता है, जाओ कर दो इनमें से। हमें क्या है, तुम सुप्रीम कोर्ट सीधा जा सकते हो। फंडामेंटल राइट के मामले में तुम्हें लोकल कोर्ट्स नहीं जानी है, यहाँ नहीं जानी है, ये सत्र न्यायालय है, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ये कौन सा है बोलो? लोकल कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट, सत्र न्यायालय, ठीक है। अब वो सीधा जाओ, पहली बारी में सुनवाई होगी। तुमने वहाँ फाइल किया मेरा फंडामेंटल राइट ले लो, उसका सुनवाई का, फिर ये ना माने तो चले जाओ इंटरनेशनल कोर्ट, वहाँ ह्यूमन राइट कमीशन, वो तुमको अधिकार दिलाएगा। जिनेवा चले जाओ। कितना टिकट लगता है? 1,36,000 का है टिकट। तो दैट इज राइट टू constitutional remedy. Yadi if any of your fundamental rights is taken, then you can
अप्रोच डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट। यानी ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, मूव टू कोर्ट इफ एनी फंडामेंटल राइट इज नीडेड। तो रिमेडियल एक्शन का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन हमारे विरुद्ध कोई भी अधिकार इनमें से लिया जाता है तो आप जा सकते हैं। अब नेक्स्ट देखो, तो हमने यहाँ क्या देख लिया, तीसरा पॉइंट दैट इज फंडामेंटल राइट। चौथा देखो, द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? सर हर इंसान को वोट करने का हक है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दिखाओ कॉपी क्या लिखा है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ government. That means the people of India has a direct role in electing their representative. People are the main rulers and their representative rule the country. Their representative rule the country on behalf of people. That is, this country, the democratic form is for the people, of the people, by the people. यानी democratic का क्या मतलब है? This kind of government, this form of government is of the people. ये लोगों की सरकार है, for the people, लोगों के लिए सरकार है, और by the people, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार, of the people, for the people, यानी उसे किसके लिए काम करना है? लोगों के लिए। एंड बाय द पीपल का क्या मतलब है? इलेक्टेड बाय द पीपल एंड बाय द पीपल। सो पीपल आर मेन रूलर। इसमें कौन होता है? पीपल। मोदी रूलर नहीं है, हम रूलर हैं, हम जब मर्जी उन्हें हटा दें। पीपल आर मेन रूलर, ठीक है। एंड ऑल पावर्स आर इन हैंड ऑफ पीपल। इसके हाथ में, आपके हाथ में। आप अगर नहीं देंगे इनको वोट तो वो कैसे बन जाएंगे तुम्हारे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री? तो रूलर्स, दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, सो विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपल। उनको जवाब देना पड़ेगा 5 साल बाद, हमने आपके लिए ये किया वो किया। तुम लोग पूछेंगे क्या किया? कुछ नहीं किया, बोलते हैं कि नहीं? तो इस तरीके से अब रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू पीपल, और रिप्रेजेंटेटिव्स, और जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको जवाब देना पड़ेगा। अनमोल कहेंगे कि मेरी गाय पिछले साल मर गई, तुमने क्या किया? बोलेंगे हाँ हमने बचाया तो नहीं, तो गाय तो मर गई। तो इसलिए रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल। किसके लिए अकाउंटेबल है? जवाबदारी, ठीक है, टू पीपल। तुमने जो काम किया है 5 साल में उसका तुमको हिसाब देना है। अगर अगली बार और नहीं हिसाब दे पाए तो दूसरी सरकार आएगी, तुमको बोलेगी अच्छा इन्होंने ये घपले किए हैं, देखो इन्होंने ये घपले किए, 200 करोड़ का 300 करोड़ का, डालो इनको अंदर जेल। वो कहेंगे हाँ डालो जेल। अब देखो अगला, नेक्स्ट इज 6th क्वेश्चन। राइट डाउन द नेम्स ऑफ इंडियन स्टेट विच शेयर बॉर्डर्स विद द नेबर्स। तो मतलब बांग्लादेश के साथ कौन कौन सी इंडियन स्टेट्स हैं जो बॉर्डर शेयर करती हैं? ये लीजिए, तो इसमें आप लोग क्या करें कि देखो बांग्लादेश के बगल कौन कौन से स्टेट्स हैं, उनके नाम लिखें तो पता चलेगा। बांग्लादेश देखो पहले कहाँ है इसमें, और उनके अगल बगल वाले नाम देखो कि कौन कौन से। ये बांग्लादेश है, तो उनमें आप देखो कि ये लीजिए, तो भूटान तो दिख नहीं, ये रखो भूटान। फिल करिए। सो हाँ ओके, थोड़ा बड़ा मैप नहीं है आपको? बड़ा मैप नहीं मिलेगा, इतने में काम करना पड़ेगा। ये नहीं बड़ा बड़ा अपना नाम
अब देखो इस पे नाम लिखो, बांग्लादेश के बगल में कौन कौन है पहचानो और नाम लिखो, मैं बताता जाता हूँ। सो ये देखो, लाओ। अब देखो टीवी पे मैं दिखा रहा हूँ, अगर बुक में ना दिखे तो उससे तो थोड़ा बड़ा हाँ बिल्कुल दिखाएंगे। थोड़ा तो इतना अभी रुक जाओ, कोई बात नहीं। सर वेस्ट बंगाल को WP भी तो लिख सकते हैं। इंडियन पॉलिटिकल मैप, ओके। चलिए, तो आप लोग देखिए इंडियन पॉलिटिकल मैप और इसी से आपको भरना है। ये नहीं हाँ, पूरा ही देखिए, पूरा नहीं भरना है। देखो कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं है। अभी भर देंगे, बड़ा बड़े छोटे का तो कोई बात नहीं है ना, मैप तो मैप ही है। आओ, अब देखो सो आपको ज्यादा बड़े से क्या करना है, जितना आपको दिख रहा है उतना देखो। आपको बहुत बड़ा चाहिए क्या अनमोल? नहीं सर आपको क्या तो बिहार है। चल, तो अब आप लोग क्या करें कि इसमें आपको ये बताना है कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जो बांग्लादेश के बगल में हैं। सो द नेम ऑफ इंडियन स्टेट्स in neighborhood of Bangladesh। अब इनमें कौन कौन से आपको लग रहा है? तो आसाम भी शेयर कर रहा है, देखो बाबू यस सर। आसाम और क्या क्या लिखा है आपके? त्रिपुरा, असम भी है, मेघालय भी है ना, मेघालय और त्रिपुरा, ठीक है। देख लो त्रिपुरा और मेघालय। आप ये याद रखिए एटीएम लाना मम्मी। तो इस तरीके से ये 7 स्टेट्स हैं, ATM, ठीक है, आना मम्मी, आना और मम्मी। तो ए है असम। असम देखो बिल्कुल उसी क्रम में है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। AT और आगे देखो, अब एम देखो, सर्कल बनेगा पूरा। तो ए कहाँ है? ATM, एम आया? अच्छा, अब इसके और ऊपर देखो ATM, ठीक है, आना मम्मी, आना आ गया, अरुणाचल प्रदेश आना। और मम्मी देखो जरा, मम्मी थोड़ा नाम है बा, ATM आना मम्मी। सब आ गई बात की नहीं? तो उसी क्रम में आपको सब पता चल रहा है। ATM, फिर ऊपर सबसे तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। तो आना मम्मी, इट इज अरुणाचल प्रदेश। और फिर नागा लैंड और मणिपुर और फिर मिजोरम। तो ATM आना मम्मी। अब जरा देखो तो और कौन से हैं? एक और छूट गया कोई क्या? कि सभी हो गए? ठीक है। अच्छा, सेकंड में देखो कौन कौन से हैं? सर सेकंड में या सर ये आसाम, AP और सिक्किम। अच्छा, और सर वेस्ट बंगाल हाँ, भी सही है। असम
और ये अरुणाचल प्रदेश नहीं बोल रहे हैं। सर एक भी बोल दिया। अच्छा ठीक है ठीक है। असम, अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल दोनों में है और असम भी दोनों में है। इसमें अरुणाचल प्रदेश और आ जाएगा। याद सर वेस्ट बंगाल तीनों में है, ये नेपाल में भी है सर। और सिक्किम। अब और देखो, वेस्ट बंगाल क्या नेपाल के पास भी है? यस सर वो रहा। वेस्ट बंगाल है। और देखो सर ये बिहार, ये उत्तर प्रदेश है सर, ये क्या ये उत्तराखंड। उत्तराखंड भी है। यस सर। उत्तराखंड भी है और सिक्किम भी इसको टच कर रहा है क्या? यस सर। तो उत्तराखंड और सिक्किम, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है कि नहीं? उत्तराखंड हाँ, उत्तराखंड की स्पेलिंग उत्तराखंड दोनों किधर से है? इधर ये नीचे। हाँ? सर सारे स्टेट मार्क हाँ सारे स्टेट मार्क कर रहे इसी से कर लो सारे। सर सारे बात कर लो। ठीक है। तो सही किया ना मैंने तो सर उत्तराखंड। उत्तराखंड, यस सर। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के ठीक ऊपर है। शेर का जो मुंह है ये, उत्तर प्रदेश शेर की तरह है, उसका मुंह उत्तराखंड है। सर हो गया। उसी से तो टूटा है। बस रख लो उसको, इतना ही रखो। अब शाम की क्लास नहीं है, संस्कृत अपने आप तैयार करना है, बाकी के दो कर लोगे ना, उसको पढ़ लेना ठीक से अच्छे से। सर सी में सबसे पहले क्या लिखा? हाँ? सर सी में सबसे पहले सी में दैट इज वेस्ट बंगाल।